नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या राहुल गांधी की खरी खरी बातों से प्रधानमंत्री घबराते हैं? वो चाहे अडानी को लेकर, मोदी जी के मित्र को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो राहुल गांधी के, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार हो, या फिर ट्रंप की जो ताज़ा धमकियां हैं उसको लेकर राहुल के सवाल हो। सवाल इस बात का है कि क्या राहुल गांधी के जो तीर हैं, जी हाँ, जो तीर हैं वो सीधे छाती पर लगते हैं और प्रधान सेवक बर्दाश्त नहीं कर पाते। और क्या सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आजकल राहुल गांधी, जी हाँ, नेता विपक्ष जिस तरह से घेर रहे हैं प्रधान सेवक को, क्या वाकई मोदी राहुल के आगे सरेंडर होते चले जा रहे हैं? अब कल की ही बात लीजिए। कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल गांधी थे और वहां कांग्रेस के नेता वर्कर्स से बात कर रहे थे और भरी सभा में, भरी महफिल में राहुल गांधी ने कहा कि भाई, जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है तो मोदी जी का दिल घबराता है। ट्रंप फोन पर नरेंद्र कहते हैं और इधर नरेंद्र सरेंडर हो जाते हैं। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर। अब दोस्तों, मोदी जी ने सोचा नहीं होगा कि भरी महफिल में, भरी सभा में राहुल गांधी कह देंगे कि नरेंद्र इज सरेंडर ट्रंप के आगे। और ये बात जब वायरल होने लगी, राहुल गांधी की जो वीडियो थी, क्लिप, वो जब वायरल होने लगी सोशल मीडिया पर, तो कहीं ना कहीं मोदी जी डिस्टर्ब तो हुए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी रात में कब सोए या नहीं सोए, लेकिन सुबह सुबह एक बड़ा फैसला मोदी जी ने लिया। जी हाँ, आज सुबह फैसला लिया। कल राहुल गांधी ने कहा था और आज फैसला हो गया। फैसला ये है कि राहुल गांधी की जो डिमांड है, आजकल जो घूम घूम के वो कह रहे हैं जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन, उस डिमांड को कहीं ना कहीं मोदी जी ने आज मान लिया। और अगली 16 जून से, जी हाँ, कुछ ही दिन बाद मोदी अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल निर्णय लेने जा रहे हैं, राजनीतिक निर्णय लेने जा रहे हैं। 16 जून को नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और देश में जाति जनगणना, कास्ट सेंसस होने जा रही, जिसको 11 साल से मिस्टर मोदी टाल रहे थे। अब मोदी जी ये जो ट्रम्प कार्ड, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप वाला नहीं, जो जाति का ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं, जो 11 साल से उन्होंने कहीं ना कहीं छाती में छुपा कर रखा था, इस कार्ड को अगर 11 साल बाद मोदी खेलने के लिए मजबूर हुए तो उसके पीछे सियासत क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, बीजेपी की, मिस्टर मोदी की, ये तो मैं आपके आगे बताऊंगा। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि राहुल गांधी के तीन चार ऐसे सवाल थे जिनका मोदी जी के पास जवाब नहीं था, और कहीं ना कहीं काट के लिए उन्होंने 11 साल में पहली बार इस कार्ड को चला है। पहले जान लेते हैं कि राहुल गांधी के वो 4 सवाल क्या हैं जो नरेंद्र को सरेंडर कर रहे थे। अब राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा के, उनका जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या ट्रंप के दबाव में भारत ने युद्ध विराम किया? क्या किसी तीसरे देश के दखल पर भारत ने युद्ध विराम किया पाकिस्तान के साथ? अब इसको लेकर राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां स्पेशल सेशन बनाना चाहती हैं, विशेष सत्र संसद का बुलाना चाहती हैं। मोदी जी कतरा रहे हैं इन सवाल से, लिहाजा ये कार्ड खेला उन्होंने। तो पहला सवाल कि क्या भारत ने, क्या मिस्टर मोदी ने ट्रंप के प्रेशर में आकर पाकिस्तान से सीज फायर किया, समझौता किया, करना पड़ा? युद्ध जीत रहे थे लेकिन सरेंडर कर गए ट्रंप के आगे। दूसरा सवाल राहुल गांधी का कि चीन का रोल क्या है? ये जो कन्फ्लिक्ट था, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो एयरबॉर्न फाइट हुई, उसमें चीन का रोल क्या था? क्या चीन के ऑफिसर्स एयरफोर्स के पाकिस्तान के भीतर तैनात थे, सब कुछ हैंडल कर रहे थे? चीन का रोल क्या था? और मोदी जी चीन पर चुप क्यों हैं? टर्की पर एक्शन ले रहे हैं, अजरबैजान पर एक्शन ले रहे हैं, चीन पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? चीन ने कौन सी दुखती रग मोदी जी की पकड़ ली? राहुल गांधी ये सवाल भी पूछ रहे हैं। तीसरा सवाल और भी आप कह सकते हैं मोदी जी के लिए परेशानी का सबब है। वो सवाल ये है कि क्या हमारे जेट फाइटर गिराए गए? क्या राफेल जैसे जेट फाइटर 1500 2,000 करोड़ की ये जो मशीनें हैं, क्या ये गिराई गई? सरकार क्यों छुपा रही है? क्या सरकार बताएगी? सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 4, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था? क्या सुरक्षा में चूक थी?
मिस्टर अमित शाह के गृह मंत्रालय की, मिस्टर मनोज सिन्हा जो मोदी जी के सबसे प्रिय हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, जिनके पास कानून व्यवस्था है। क्या मनोज सिन्हा की गलती थी, अमित शाह की गलती थी, आईबी की गलती थी? चूक हुई और जिसकी वजह से पहलगाम पर हमला हुआ, क्या सरकार जिम्मेदार है? कोताही हुई? ये सवाल है। चौथा सवाल, ऐसे ये जो 4-5 सवाल हैं, इनके जवाब मिस्टर मोदी के पास नहीं। मोदी जी के पास बस एक ही जवाब था, वो जवाब था जाति का ट्रम्प कार्ड। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी जी ये जो जाति का कार्ड है, इसको खेल कर क्या एक बार फिर बच निकलेंगे या इस बार वो फंस जाएंगे? क्योंकि मोदी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अखाड़े में कुश्ती लड़ने जा रहे हैं। अखाड़ा राहुल गांधी का है। क्या इस बार चित हो जाएंगे मोदी या फिर बच निकलेंगे? बिग क्वेश्चन। बचेंगे इस कार्ड से या फिर फंसेंगे? अब क्या जाति का कार्ड चलकर मिस्टर मोदी कमंडल और मंडल दोनों गेम खेल रहे हैं, यानी वीपी सिंह भी और लाल कृष्ण आडवाणी भी? और क्या इसके पीछे मोदी का कोई खेल बड़ा है? क्या वाकई रायता फैलाने जा रहे हैं मोदी? क्या करने जा रहे हैं? अब दोस्तों, ये जो जाति का मामला है, कास्ट सेंसस का मामला है, सामाजिक न्याय का मामला, ये जो इशूज हैं और खासकर जिस तरह से विपक्ष घेरता जा रहा है सरकार को और सरकार गिरती चली जा रही है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगा कि आज किसी बड़े एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए जो इस पर खुलकर बोले, भीतर तक बोले, बेखौफ बोले। और आज मैंने प्रोफेसर रविकांत साहब को, आज के दौर के आप कह सकते हैं सोशल इश्यूज़ पर एक बड़े थिंक टैंक हैं, मैंने आज उनको बुलाया कि प्रोफेसर साहब आइए, खुलकर बातचीत करिए, दूध का दूध, पानी का पानी करिए। तो उनको मैंने बुलाया, उनको सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, उनकी बात पूरी सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने जो है डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार को ही बुलाया, उनको भी सुनिए, कुछ डेटा भी आपको जो है आपके आंखों के सामने होने चाहिए। और दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आप इस पूरी बातचीत को गौर से सुनिए, क्योंकि 21 जुलाई से यानी अगले महीने से जो सत्र शुरू हो रहा है संसद का, क्या मोदी जी इस सत्र में घिर जाएंगे या फिर ये जो कार्ड वो इसलिए खेल रहे हैं कि बिहार हाथ से निकल रहा है, उत्तर प्रदेश साल 1.5 साल के बाद जब चुनाव का निकल सकता है, तो क्या यूपी बिहार निकल रहा है? राहुल गांधी से डरे हुए, घबराए हुए हैं और चीन और अमेरिका से घिरे हुए हैं। क्या मोदी जी एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं? इस पूरी बातचीत को सुनिए, तस्वीर, पिक्चर क्लियर होगी। डॉक्टर साहब, मेरा जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि जिस वक्त पहलगांव पर हमला हुआ, हमारे ऊपर, हमारी छाती पर जब हमला हुआ और तमाम हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजड़ गए, मोदी जी उस वक्त अचानक जो है जाति जनगणना की बात करने लगे, हम जाति जनगणना कराएंगे। अब जब विशेष सत्र की बात हो रही है, जब उनसे ट्रंप पर सवाल पूछे जा रहे हैं, जब चाइना पे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब हम 16 जून से जो है वो जाति जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तुरंत उन्होंने निर्णय ले लिया। ये बार बार जाति अचानक क्यों आ रही है? और सबसे बड़ी चीज है, 11 साल से क्यों चुप थे, अचानक क्यों? ये क्या ढाल है? इनकी नीयत में खोट है? ये सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीति हो रही है, कोई सामाजिक न्याय की बात नहीं है, सिर्फ राजनीति है, सियासत है, केवल और केवल सियासत है। इसमें कोई सोशल जस्टिस नहीं है। सोशल जस्टिस की अगर मोदी जी को चिंता होती, आप जब ये कह करके आए थे कि मैं ओबीसी का हूं, आगे चल करके मोदी जी ने अपनी जाति तक बताई कि मैं पिछड़ा ही नहीं, मैं अति पिछड़ा हूं, फला जाति का हूं, लेकिन तब उनको सुध नहीं आई कि जाति जनगणना करा देनी चाहिए, ओबीसी के जो तमाम एजेंडे हैं उनको सामने लाना चाहिए। ये तो राहुल गांधी के आगे सरेंडर है एक तरह का, नरेंद्र मोदी का, कि राहुल गांधी जब जाति जनगणना की डिमांड कर रहे हैं और ये उन्होंने चुनौती दे दी कि या तो नरेंद्र मोदी कराएंगे और नहीं तो फिर सरकार बदलेगी तो हम कराएंगे, उसके आगे आपने सरेंडर किया। और आज जब पूरा देश ये जानना चाहता है कि सीज फायर क्यों हुआ और भारत ने क्या हासिल किया, उस समय आप जाति को ढाल बना करके राजनीति कर रहे हैं और असल में नरेंद्र मोदी लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये केवल और केवल ढाल है और इसमें नीयत भी ठीक नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि 11 साल बाद ही आपको सुध आई कि आज चलो करते हैं, लेकिन क्या उसमें होगा? कौन कौन सी वो होंगी शर्तें होंगी, क्या कॉलम्स होंगे,
क्या आप करने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये कुछ भी नहीं है। असल में ढाल बना करके और चीजों को दूसरा मोड़ देना, ये मोदी की सियासत है जाति जनगणना के मुद्दे पर। जी। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि मोदी जी वाकई मतलब अंबेडकर अंबेडकर करते हैं? क्या वाकई अंबेडकर जी के कहने पर ये जाति जनगणना हो रही है, या मोदी जी रायता फैलाने जा रहे हैं? रायता फैलाने जा रहे हैं देखिए या वाकई थोड़ा-सा कमिटेड हैं वो? दीपक जी, अंबेडकर और जाति, ये दो बातें जब एक साथ आती है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि अंबेडकर की एक किताब है जो मैंने कई बार पढ़ी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर तो जाति की बात ही नहीं करते थे। अंबेडकर तो कहते थे कि कास्ट हैज टू गो, कास्ट को खत्म होना है, जाना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात, यानी जाति के खात्मे की बात वो करते थे। लेकिन चूंकि सामाजिक गैर बराबरी इतनी बढ़ गई कि बाद के दौर में जाति जनगणना को आंकड़ों और गरीबी, गैर बराबरी, विषमता, इस इन सब को दूर करने के लिए एक जरूरी माना गया। हम लोग भी इसके समर्थन में है कि जाति गणना होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा यदि जाति जनगणना की होती, तो दीपक जी जरा ये बताइए, 21 की जनगणना आज 25 आ गई। 2020-21 में कोविड का बहाना लिया गया। 2022 में तो कोविड नहीं था, 2023 में तो कोविड नहीं था, 2024 में तो कोविड नहीं था। फिर 3 सालों तक जनगणना को टाला क्यों गया? और अब जब नरेंद्र मोदी सरकार कई सवालों से घिर गई है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी, चाहे आप ट्रंप के दावे हो सीज फायर कराने के, चाहे सीडीएस अनिल चौहान के इंटरव्यू से जो बातें आई कि फाइटर जेट गिरा है, चाहे उसके बाद पाकिस्तान की परिस्थितियां हो, सीमा पर की परिस्थितियां हो, देश के अंदर की परिस्थितियां हो, और आज ही आपने देखा कि मोदी जी एक तरफ खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि एडीबी के चेयरमैन से मुलाकात की, उधर पाकिस्तान को $800 मिलियन मिल गए। यही स्थिति आपको आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन में हुई है। तो विश्व गुरु का डंका जो अब लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये विश्व गुरु नाम की कोई चीज नहीं है, लोगों को मुगालते में रखा जा रहा है। उन सब से बचने के लिए इस सरकार को लग रहा है कि जाति जनगणना वाली डिमांड मान लो। और लेकिन मेरे पास जो एक और जानकारी है, जो बीजेपी के कई सारे लोग खुलकर अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए 16 तारीख तक इंतजार करना होगा नोटिफिकेशन तक। वो मुद्दा है कि क्या इसमें उपजाति की गिनती भी होगी, और उपजाति की गिनती कैसे प्रभावित कर सकती है इस पूरे मामले को, और नरेंद्र मोदी सरकार क्या चाहती है। अगर आप गुजरात को देखें तो पाटीदारों में लेउआ पटेल और कड़वा पटेल की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी खुद नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए केशुभाई पटेल को कमजोर करने के लिए करती रही है। मतलब आप कैसे ये हो कह सकती रहे है, हैं इस पर बेहतर कि होगा। जाति को अभी और बांटेंगे, मतलब यादव की जी। कई उपजातियां आ जाएंगी, मौर्य की कई आ जाएंगी, मतलब हाँ, रायता ब्राह्मण की आ फैलाने का जाएगी, इरादा है। राजपूत की आ जाएगी, दलित में कई सारी जातियों की आ जाएंगी, सबकी आ जाएगी। प्रोफेसर साहब, क्योंकि 2-4 महीने बाद चुनाव है बिहार में, और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन का सारा फोकस अब बीजेपी का बिहार में। तो क्या ये जो गांव-गांव सिंदूर भेज रहे थे, वहां पर कई महिलाओं ने कहा कि भैया सिंदूर तो हम अपने मर्द से लगवाते हैं, हमारा आदमी जो है सिंदूर लगाए, दूसरे आदमी के हाथ से सिंदूर क्यों लें, और वो भी मोदी जी के। तो क्या सिंदूर जो है वो गांव में उसका असर नहीं है, और मोदी जी को लगा कि भैया कहीं ये चुनाव हार ना जाए। तेजस्वी वैसे भी थोड़ा-थोड़ा काफ़ी जो है आज की तारीख में रेकनिंग में है। क्या सिंदूर चला नहीं इसलिए जाति को आगे बढ़ा दिया बिहार में? ऐसा आपको लगता है? ये दीपक जी, ये उल्टा हो रहा था। देखिए, सिंदूर का अपना महत्व है। ममता बनर्जी ने पूछ लिया था कि पहला सिंदूर तो आप पहुंचाइए अपनी पत्नी को, और महिलाओं को सिंदूर उनका पति देता है। तो ये जो मुद्दा था वो उल्टा पड़ने लगा था। लोगों ने मीम्स बनाए कि वन नेशन वन हस्बैंड का मुद्दा उल्टा पड़ गया। अब आप समझिए लोग कहां तक बना रहे हैं इसको। तो ये उल्टा पड़ते हुए देख करके मोदी जी ने यू टर्न लिया। बीजेपी ने कहा नहीं साहब, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, घर घर सिंदूर भेजने का मुद्दा। तो बिहार में जब वो उल्टा पड़ने लगा तो मोदी जी के पास सिर्फ और सिर्फ इस समय जाति जनगणना का मुद्दा ही बचा था, और जाति के जरिए ही वो पॉलिटिक्स करते हैं, हमेशा से करते हैं। और जातियों के बीच जितना विभाजन मोदी जी ने किया है, इतना पहले किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। वो जो अभी अभिषेक जी ने कहा ना कि पटेलों के भीतर भी दो, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो घोसी और कमरिया के बीच में हो जाएगा, बिहार में भी होगा। तो उपजाति का खेल। और इसके बाद अभी मोदी जी के पास एक और ट्रम्प कार्ड है, वो है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच के विभाजन को चौड़ा करना, और उसके बाद अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के लिए
रिजर्वेशन को विभाजित करना, ये खेल अभी बाकी है। आप हम लोग होते हुए देखेंगे। तो कोई मुद्दा था नहीं मोदी जी के पास, इसीलिए उन्होंने इस जाति जनगणना को उठाया, बिहार में चुनाव लड़ा जा सके इसी मुद्दे पर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर नहीं चला। जी, अभिषेक, आप पार्लियामेंट भी देखते हैं, जिस तरह से सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी की पार्टी हो, या फिर जो है ममता बनर्जी हो, दक्षिण की पार्टियां हैं, खासकर जो इंडिया अलायंस का ग्रुप है, इसने पूरा मन बना लिया था। और जो तेवर है इस वक्त विपक्ष के, विपक्ष हजारों सवाल पूछना चाह रहा है मोदी से, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, ट्रंप को लेकर, टैरिफ को लेकर, सीज फायर को लेकर, चीन को लेकर, हमारे कितने जहाज जो है वो गिरा दिए। ये इन सब सवालों पर घेरने की कोशिश थी। आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी इन सवालों से बचने के लिए अब जाति का उन्होंने जो है एक आवरण पहन लिया? क्या जाति से बच जाएंगे और बवाल हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है कि बजाय मोदी जी की खामियां, मोदी जी के सुरक्षा तंत्र जिस तरह से फेल हुआ है, विदेश नीति जिस तरह से फेल हुई है, ये सबसे बचने के लिए मोदी जी ने ये गेम खेला है, ये ट्रम्प कार्ड चला है जाति का? और क्या इससे उनको बेनिफिट मिल सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर संसद में बवाल तो होगा। दीपक जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार और खुद नरेंद्र मोदी ये खुद के बचाव में कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ को ही तो नहीं फंसा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो 10-11 साल की सत्ता भोग चुके हैं। अब वो जितने दिन प्रधानमंत्री हैं उतने दिन बोनस है। वो एक तरह से रिटायरमेंट के बाद, जैसे यूनिवर्सिटी से अभी है, रविकांत जी जानते होंगे, एमिरेटस प्रोफेसर होते हैं जैसे, वैसे ही वो एमिरेटस प्रोफेसर की तरह रिटायरमेंट के बाद वो बने हुए हैं, जैसे वो बने रहते हैं। तो अपनी सत्ता की आयु को लंबा करने के लिए जो बीजेपी और संघ के की जड़ में मट्ठा डालने का काम विपक्षी दल नहीं कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी करते जा रहे हैं। और लगातार एक समस्या से बचने के लिए दूसरी समस्या, वो दूसरा एंटीबायोटिक ढूंढने की कोशिश, और दूसरा एंटीबायोटिक उनकी अपनी ही पार्टी के लिए ज्यादा खतरनाक रूप से सामने आ रहा है। अब जरा आप बताइए, जाति की राजनीति चाहे जिस रूप में, जिस किसी भी रूप में सामने आए, जाति की राजनीति जब खुलकर सामने आएगी, भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा नहीं पहुंचाएगी। बिहार में जाति गणना हुई, ये क्या हुआ? नीतीश कुमार को उसके बाद ये अपने साथ ले आए। नीतीश कुमार साथ में भी आए तो 40 में 39 सीट जो इनके पास थी, 100% सफलता दर थी, 1/4 गायब हो गई सीटें, वो बचा तो नहीं पाए। अब जैसे जैसे कास्ट फीलिंग पेनिट्रेट करती जाएगी सोसाइटी में नीचे तक, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व दरकता जाएगा। बीजेपी कोशिश करेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 16 तारीख का नोटिफिकेशन देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उपजाति गणना की चर्चा है, अगर ये उपजाति वाली बात सामने लेकर आते हैं तो कई सारे कास्ट क्लस्टर्स और सब क्लस्टर डेवलप करके भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा लग रहा है कि अंततः इतना रायता फैला दो कि संभाला ना जा सके, लोग वापस पुनः हिंदुत्व पर आ जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और जहां रही बात विपक्ष की, तो एक बात दीपक जी जान लीजिए, जैसे हिंदुत्व की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वैसे ही जाति की राजनीति में जो आज का विपक्ष है उसका मुकाबला संघ परिवार और भाजपा कभी नहीं कर सकती। सबकी अपनी एक्सपर्टीज है, सब अपने अपने मामले में पीएचडी है। ओके, वैसे हमारे बीच एक पीएचडी है रविकांत जी, यूनिवर्सिटी वाले। रविकांत जी, क्या आपको लगता है कि आज की परिस्थिति, क्योंकि आपका एक कदम बिहार में होता है, एक कदम उत्तर प्रदेश में होता है, कभी आप इस नेता से मिल रहे होते हैं, कभी इस नेता से मिल रहे होते हैं, बड़े बड़े नेता आपसे जो है कंसल्टेंसी लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं समाज को। मुझे ये बताइए कि आपका जो ग्राउंड का फीडबैक है बिहार का और उत्तर प्रदेश का, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बिहार में 4 महीने बाद चुनाव है और साल भर बाद उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव। ये 2 बड़े स्टेट हैं। क्या तेजस्वी बिहार में और अखिलेश उत्तर प्रदेश में मिस्टर मोदी पर भारी पड़ रहे हैं? मिस्टर मोदी पर भारी पड़ रहे हैं और मोदी जी को इस चीज का एहसास हो रहा है? देखिए दीपक जी, नरेंद्र मोदी की अपनी जो शख्सियत रही है, जो उनकी ब्रांडिंग थी, वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता ही अब रसातल तक जा चुकी है। मोदी जी के पास एक तो कोई एजेंडा नहीं है इस समय चुनाव मैदान में जाने के लिए। अब कास्ट सेंसस उन्होंने पकड़ा राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए, लेकिन असल में आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। बिहार में और उत्तर प्रदेश दोनों में
खास करके अति पिछड़ा और जो महादलित है, ये दोनों ही समाज जो बीजेपी के साथ गया था पिछले चुनावों में या नीतीश के साथ गया था, ये दोनों समाज अब वहां से निकल करके बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, यानी सरकार को खारिज कर रहा है सीधे तौर पर। और उत्तर प्रदेश में तो मैं आपको एक बड़ा आंकड़ा दे सकता हूं, पिछले 1 साल के भीतर, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरे पास वो आंकड़ा है, 1000 से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोगों की हत्याएं हुई हैं। और उसमें ज्यादातर आरोपी दीपक जी योगी जी के जाति के हैं। ये इतना बड़ा आरोप है उत्तर प्रदेश में। अति पिछड़ा समाज पूरे तरीके से, जो समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत थी ना कि वो यादवों की गुंडई, इस वजह से अति पिछड़ा समाज आता नहीं था, अब हालत ये है कि वो बीजेपी और सपा में से एक विकल्प अगर चुनेगा तो सपा के साथ जाएगा। इसलिए यहां पर अखिलेश यादव मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं अपने पीडीए के फॉर्मूले के साथ। और उधर तेजस्वी यादव की तो खैर पुरानी राजनीति है, लालू प्रसाद यादव की, कि वो अति पिछड़ा और महादलित उनके साथ दिक्कत नहीं थी, तो वो फिर से, क्योंकि बीजेपी का या नीतीश कुमार की जो उनकी विश्वसनीयता कम हुई है, उसकी वजह से वो तेजस्वी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और बिहार उत्तर प्रदेश में ये दोनों ही नेता मोदी जी पर भारी पड़ रहे हैं। दीपक जी बड़ी बात प्रोफेसर रविकांत ने कही, और रविकांत साहब की जो बातें हैं उनको मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ। बहुत रिसर्च करने के बाद कहते हैं, 24 घंटे रिसर्च करते रहते हैं। इनका ये कहना है कि तेजस्वी और अखिलेश दोनों ही उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी पड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण की राजनीति मोदी कर रहे हैं वो बिखरती हुई दिखाई दे रही है। एक सवाल और अंतिम सवाल अभिषेक आपसे, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो सकता है? क्या सत्ता परिवर्तन, क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है और केशव प्रसाद मौर्य या इस तरह का कोई ओबीसी फेस हमको बीजेपी की तरफ से देखने को मिल सकता है? और क्या ये जो, अगर ऐसा होता है तो क्या योगी जो है वो रिटेलिएट करेंगे, बीजेपी की पोजीशन और वीक हो सकती है? दीपक जी, फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता, और इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगर बीजेपी को अति पिछड़ा से या दलित समाज से मुख्यमंत्री बनाना होता तो बीजेपी कभी जाति जनगणना के मामले में सहमत नहीं होती। इस मुद्दे पर विपक्ष के एजेंडे को नहीं उठाती। या तो वो पिछड़े समाज से मुख्यमंत्री लाती, नेतृत्व लाती देश के सबसे बड़े सूबे में, या फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाती। दोनों काम बीजेपी नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ चाहे नरेंद्र मोदी अमित शाह के कंट्रोल में रहे या न रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक एजेंडा तो वो पूरा करते हैं। अमित शाह को चेक एंड बैलेंस कैसे करना है। देवेंद्र फडणवीस भी इसी एजेंडे के लिए काम आते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार से अमित शाह की नहीं बनती, योगी आदित्यनाथ से यूपी में नहीं बनती। देवेंद्र फडणवीस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है अमित शाह के साथ। आनंदीबेन पटेल को, जो एंटी अमित शाह कैंप की है, उनको लखनऊ में पार्क करके रखा गया है राज्यपाल बनाकर। तो जो पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो चेक एंड बैलेंस सहमात का खेल जो चलता रहता है, और नरेंद्र मोदी इस खेल को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी के अंदर खेलते रहते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को फिलहाल रिप्लेस करेंगे। कई बार ऐसा होता है, आप देखे होंगे कि घर में कभी आपने गाय पाली हो या भैंस पाला हो, रविकांत जी ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो कई बार मरखा गाय होती है जो सींग से बहुत ज्यादा लोग डरते हैं, मारते हैं, लेकिन वो गाय दुधारू होती है तो उस गाय को भी लोग उतना ही सम्मान और उतना ही अच्छे तरीके से रखते हैं कि चलो दूध तो दे रही है, भले ही मार रही है सींग से। दुधारू गाय हो, भले ही जो है उसके अंदर मारक क्षमता हो, उसकी सींग में भले ही मारती हो, लेकिन अगर दूध दे रही है, और दूध, मुझे लगता है जैसा कि अभिषेक कह रहे हैं कि दूध जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि अमित शाह को चेक में रखना है, और अमित शाह को चेक में रखने के लिए एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को खड़ा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं बिहार में भी नीतीश कुमार की अमित शाह से नहीं बनती, तो नीतीश को भी उनके स्वास्थ्य के बावजूद, जो भी उनकी सेहत है उसके बावजूद, उनको जो है मजबूती मोदी जी दे रहे हैं। बहरहाल आप दोनों लोग आए, एक चीज जरूर, मैं एक बात जरूर दोहराना चाहूंगा प्रोफेसर रविकांत की। इनका ये कहना है कि जाति का जो एक कार्ड था 2 महीने बाद खेला जा सकता था। प्रोफेसर रविकांत का कहना है कि बेहतर होता कि मोदी जी पहले सीज फायर पर जवाब देते। ट्रंप पर जो वो खामोश है, ट्रंप जो बार बार अपमान कर रहे हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, उस पर मोदी जी को जवाब संसद में देना चाहिए था। चीन पर जवाब देना चाहिए था। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, पहलगांव के आतंकी हमले में जो चूक हुई,
क्या हमारे राफेल जहाज गिराए गए? ये जो एक बड़ा सवाल है जो दुनिया भर की मीडिया में छप रहा है, इस पर पहले जवाब देना चाहिए था। पहले देश की सुरक्षा पर जवाब देना चाहिए था। उसके महीने भर बाद अगर वो जाति जनगणना का अनाउंसमेंट करते तो शायद प्रोफेसर रविकांत दिल से जो है उसका स्वागत करते, ये उनका कहना है। तो इसका मतलब ये है कि मोदी ने जाति को ढाल बनाया है और कहीं ना कहीं वो सियासत कर रहे हैं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में उनके पांव थोड़ा कमजोर हो रहे हैं इस वक्त। अभिषेक आप आए, प्रोफेसर साहब आप आए, रोशनी डाली आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।